दोस्तों, अमेरिका और तालिबान की इस जंग की सीरीज के पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे अमेरिकी हमले के महज 2 से 3 महीने के भीतर ही तालिबानी सरकार पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो अफगानिस्तान के नक्शे से तालिबान का नामो निशान ही मिट गया हो। लेकिन फिर जैसा कि हमने दूसरे भाग में देखा, करीब 9 से 10 महीने बाद ही अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाकों में एक अजीबोगरीब हलचल शुरू हो गई। वहां कुछ ऐसे लोग सामने आने लगे जो कभी तालिबान के छोटे या मध्यम स्तर के कमांडर हुआ करते थे। इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें अफगानिस्तान में महाज कहा जाता था। ये महाज देखने में तो छोटे थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी महाज ग्रुप्स का तालिबान की मुख्य बड़ी लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो बड़े नेता तो इन महाज कमांडरों के संपर्क में तक नहीं थे। और तभी जब अफगानिस्तान के दक्षिण के गांव देहात के गुप्त इलाकों में यह गुरिल्ला युद्ध चल रहा था, तभी सामने आया तालिबान का एक ऐसा बड़ा कमांडर, या कहें कि उस दौर का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक कमांडर, जिसके पास खुद का एक पैर तक नहीं था। वो चुपचाप गुप्त रूप से अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कराची, फिर कराची से क्वेटा और फिर वापस अफगानिस्तान के चक्कर लगा रहा था। ये सारी यात्राएं एक ऐसी साजिश को अंजाम देने के लिए की जा रही थीं, जो आने वाले समय में तालिबान और अमेरिका के बीच की इस जंग की दिशा ही बदल कर रख देने वाली थी। इस कमांडर का नाम था मुल्ला दादुल्लाह, और इस शख्स के दिमाग में जो साजिश चल रही थी उसे ही आज की दुनिया रहबरी शुरा या क्वेटा शुरा के नाम से जानती है। ये क्वेटा शुरा आखिर थी क्या, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा इस कमांडर यानी मुल्ला दादुल्लाह पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, मुल्ला दादुल्लाह की गिनती तालिबान के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में होती थी, जिन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बल्कि यूएसएसआर के खिलाफ एक लड़ाई के दौरान ही मुल्ला दादुल्लाह का एक पैर इतना बुरी तरह जख्मी हो गया था कि इलाज के दौरान उसे काटना पड़ गया। बाद में उन्होंने एक कृत्रिम पैर लगवा लिया, जो उन्हें चलने फिरने में काफी हद तक मदद करता था। अब जब 2002 के बीचों बीच कई कमांडरों ने अपनी अपनी छोटी टुकड़ियां महाज बनाकर अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, तो उनमें से एक नाम मुल्ला दादुल्लाह का भी था। उन्होंने अपना एक महाज बनाया और अपने फाइटर्स को अमेरिका और उसकी समर्थक सरकार के विरुद्ध हमले करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब आप यदि मुल्ला दादुल्लाह के बारे में कहीं सर्च करेंगे तो पाएंगे कि उनके बारे में हर जगह यही लिखा है कि अपनी मौत तक वो तालिबान के सबसे बड़े कमांडर के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाहरी दुनिया तो छोड़िए, खुद तालिबान के भीतर भी मुल्ला दादुल्लाह को लेकर लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ लोग उन्हें पूरी तरह से अपनाते थे, जबकि कुछ उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते थे। और इसकी वजह थी मुल्ला दादुल्लाह के युद्ध लड़ने के तरीके, जिन्हें अत्यधिक कठोर, खतरनाक और जालिमाना माना जाता था। उनका अपना रवैया भी इतना आक्रामक और गुस्से वाला था कि उनके अपने फाइटर्स भी अक्सर डरे और सहमे रहते थे। दुश्मनों के मामले में देखें तो दादुल्लाह द्वारा खुदकुश हमलावर तैयार करवाए जाते थे, जिनके विस्फोट के बाद उनकी वीडियोस जारी की जाती थी। ये वो कुख्यात तरीका था जो आईएस, अलकायदा जैसे ग्रुप्स इस्तेमाल करते थे, और जो तालिबान की मुख्य पहचान का हिस्सा नहीं था। यानी तालिबान के भीतर ये तरीके सिर्फ मुल्ला दादुल्लाह ही अपना रहे थे। अफगान सरकार में काम करने वाले लोगों की हत्या की वीडियोस जारी करना, ये सब चीजें न सिर्फ वैश्विक स्तर पर बल्कि खुद अफगानिस्तान के भीतर भी तालिबान की छवि को बुरी तरह से खराब कर रही थी और आम लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर रही थी। तो संक्षेप में कहें तो तालिबान का वही कमांडर जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया, वो 2002 से 2003 के दौर में लगातार अफगानिस्तान से पाकिस्तान के क्वेटा और कराची शहर के चक्कर लगा रहा था। मुल्ला दादुल्लाह कभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जैसे तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से मिलते, तो कभी दूसरे तरीकों से संपर्क साधते, और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसी केंद्रीय संस्था बनाना जो पूरे अफगानिस्तान में बिखरे तमाम तालिबानी गुटों को एक ही झंडे के नीचे ला सके। ये सभी महाज, ये सभी छोटे बड़े ग्रुप जो अलग अलग लड़ रहे थे, वो सभी एक ही लीडरशिप के तहत आ जाएं। फंडिंग और हथियारों का इंतजाम उसी केंद्रीय संस्था के जरिए हो, और उसी की योजना के तहत सभी लोग एक साथ अमेरिका और उसके समर्थकों पर हमला करें, क्योंकि इनके मुताबिक यही एक तरीका था जिससे अमेरिका और नाटो का मुकाबला किया जा सकता था। वरना इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में चाहे जितने भी समय तक लड़ाई की जाए, कुछ हासिल नहीं होने वाला था। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि मुल्ला दादुल्लाह और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अपने इस मकसद में सफल भी हो गए। इन दोनों ने कुछ अन्य वरिष्ठ तालिबानी नेताओं के साथ मिलकर आखिरकार एक ऐसी केंद्रीय संस्था बना ली जिसने 2021 यानी इस जंग के आखिरी पल तक
एक बड़ी भूमिका निभाई। इसका नाम दिया गया रहबरी शुरा। हालांकि आप में से बहुत से लोग इसे क्वेटा शुरा के नाम से भी जानते होंगे। इसकी मुख्य वजह यही थी कि उस दौर में तालिबान के ज्यादातर नेता गुप्त रूप से पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मौजूद थे और इस संगठन की स्थापना वहीं हुई थी। इसीलिए मीडिया ने इसे क्वेटा शुरा का नाम दे दिया। तालिबानी नेताओं ने 2003 में आधिकारिक तौर पर इसके गठन की घोषणा की और कुछ महीनों बाद तालिबान के संस्थापक और सबसे बड़े नेता माने जाने वाले मुल्ला उमर ने भी इस संस्था को अपनी हरी झंडी दे दी। यानी अब से कोई भी तालिबान से संपर्क करना चाहे तो वह इसी संस्था के माध्यम से करे, क्योंकि यही अब असली तालिबान है। अब जैसे किसी भी सरकार की कैबिनेट में अलग अलग पद और जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक वैसे ही इस शुरा के भीतर भी अलग अलग पद बनाए गए। उदाहरण के तौर पर एक पद था मिलिट्री कमीशन का और यह जिम्मेदारी दी गई खुद मुल्ला दादुल्लाह को। आसान शब्दों में कहें तो तालिबान ने अपना सैन्य प्रमुख मुल्ला दादुल्लाह को बनाया था। सभी राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को दी गई, जबकि बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने और फंडिंग जुटाने की जिम्मेदारी दी गई अमीर खान मुत्तकी को। हाँ, वही अमीर खान मुत्तकी जो आज के दौर में भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री हैं। अब ये तालिबानी संस्था यानी रहबरी शुरा वैसे तो सैन्य ऑपरेशन भी चलाती थी, लेकिन फिर भी इसका मुख्य फोकस राजनीतिक चीजों पर ज्यादा था। अगर बात सिर्फ सैन्य लिहाज से करें तो रहबरी शुरा नहीं, बल्कि उस दौर में अफगानिस्तान के भीतर एक दूसरा ग्रुप कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक साबित हो रहा था। एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में अमेरिका पर जितने भी हमले होते थे उनमें से ज्यादातर इसी की तरफ से होते थे। बल्कि ऐतिहासिक तौर पर तो ये भी कहा जाता है कि इन 20 सालों में अमेरिका के खिलाफ जो सैन्य जंग लड़ी गई वो मुख्य रूप से इसी ग्रुप ने लड़ी। यही वो ग्रुप था जिसके चलते अमेरिका और नाटो की सेना में हमेशा डर बना रहता था। अमेरिका और नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों की चर्चा में हमेशा यही ग्रुप छाया रहता था। वक्त वक्त पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस रहबरी शुरा की बजाय इसी ग्रुप का नाम सुनाई देता था। ये ग्रुप दोस्तों और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे आज पूरी दुनिया हक्कानी नेटवर्क के नाम से जानती है। आखिर ये हक्कानी नेटवर्क था क्या, और पूरे 20-21 साल तक अमेरिका की नाक में दम करने वाले इस खतरनाक ग्रुप की असली कहानी क्या है? साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर दुनिया के वो कौन से देश थे जिन्होंने उस दौर में अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए अमेरिका के खिलाफ तालिबान की पैसे के जरिए से मदद करनी शुरू कर दी थी। इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि इस सीरीज के अगले भाग में। इसीलिए अब आप लोग कुछ भी करें या न करें, लेकिन नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं और साथ में मौजूद बेल आइकॉन यानी घंटी को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला भाग आए आप उसे मिस न कर सकें। बाकी ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर सकते हैं।